दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप जानते हैं जिस तरह देश की लोकसभा में लगातार जिस तरह घटनाक्रम घटित हो रहे हैं, उसने वास्तव में लोकतांत्रिक व्यवस्था, संसदीय परंपराओं और जो लोकसभा की जो कार्यवाही रहती थी, उसको लेकर तमाम तरह के सवाल उठा दिए। ऐसे में विपक्ष के नेता लोकसभा में जब राष्ट्रपति के अभिभाषण प्रस्ताव पर अपना उसमें बयान नहीं दे पाए, अपना वक्तव्य नहीं दे पाए लोकसभा में, उसके पश्चात प्रधानमंत्री का बयान भी लोकसभा में नहीं होता है और तमाम तरह का विवाद भी उस पे उठा कि आखिरकार जिस तरह लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि कहीं न कहीं अप्रत्याशित कुछ ऐसा कुछ घट सकता था प्रधानमंत्री के साथ, इसलिए मैंने स्वयं मना कर दिया उन्हें आने के लिए। और आज जो विपक्ष की तरफ से जो समाचार सामने आ रहे हैं, वह अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ ओम बिरला के खिलाफ ला सकता है। तो आखिरकार इसकी क्या आवश्यकता पड़ रही है? विपक्ष के द्वारा लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की? इसकी क्या ज़रूरत थी? और किस तरह से लोकसभा में वर्तमान जो पूरा सेशन चल रहा है, उसमें से घटनाक्रम सामने आ रहे हैं, उसके क्या राजनीतिक परिणाम या उसका जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को नुकसान हो रहा है, उसके क्या मायने हैं, उसके क्या निहितार्थ हैं? इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ देश के बहुत ही वरिष्ठ राजनीतिक विशेषज्ञ इस चर्चा में शामिल हैं। उनका परिचय आपसे करा देता हूँ। मतलब प्रफुल्ल कोलखैन जुड़े हैं कोलकाता से, बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत अभिनंदन करता हूँ। साथ ही सुनील शुक्ला जी भी हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ गए हैं, उनका भी बहुत-बहुत स्वागत है, बहुत-बहुत अभिनंदन। प्रफुल्ल जी, आपको क्या लगता है, आपसे शुरुआत करते हैं चर्चा की, कि लोकसभा की जो वर्तमान जो कार्यवाही है, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष को लेकर तमाम तरह की टीका-टिप्पणी विपक्ष के द्वारा कही जा रही है कि उनका जो रवैया पक्षपातपूर्ण है। वह विपक्ष के प्रति कहीं न कहीं उनके मन में जो एक संवेदना होनी चाहिए लोकसभा अध्यक्ष, क्योंकि गार्जियन होता है एक तरह से पूरी लोकसभा का, पूरे सदन का, और सभी सदस्य उसके लिए चाहे सत्ता पक्ष के हों, चाहे विपक्ष के सदस्य हों, सभी समान रूप से उसके लिए होते हैं। लेकिन लगातार पक्षपात की बात कही जा रही है और जिस तरह लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को नहीं बोलने दिया, उसके बाद तमाम तरह के विवाद सामने आए। आपको क्या लगता है वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष का जो व्यवहार है, कार्यशैली को लेकर तमाम बातें जो विपक्ष के द्वारा कही जा रही है, उसमें किस तरह से आप पूरे विषय को देखते हैं? प्रफुल्ल जी। जी नमस्कार सभी साथियों को, सुनील सर को भी, आपको भी। देखिए, ऐसा है कि लोकसभा अध्यक्ष का काम तो ये होता है कि वे सदन को प्रसन्न रखें। अगर सदन ही हमारा बहुत दुखी और आक्रामक रहेगा तो इसका असर नीचे तक जाता है। तो सदन को प्रसन्न मुद्रा में रखना चाहिए। और जाहिर है कि प्रश्न मुद्रा में सदन तो हमेशा स्वाभाविक रूप से सदन प्रश्न मुद्रा में रहता है, क्वेश्चन मूड में रहता है, लेकिन उसको प्रफुल्ल मुद्रा में रखना चाहिए, प्रसन्न मुद्रा में रखना चाहिए। और ये इसमें लोकसभा अध्यक्ष की जबरदस्त भूमिका होती है। पहले होता था हंसी ठहाके, मजाक सब कुछ होते थे, राजनीतिक विरोध भी होते थे, लेकिन बावजूद इसके चीजों को व्यक्तिगत दुश्मनी पर लोग नहीं ले जाते। अभी स्थिति ऐसी हो गई है कि हर मूव को, हर बात को व्यक्तिगत दुश्मनी में ले जाती है। देखिए 94 सी में जो संविधान के अनुच्छेद 94 में उसके सी में शायद इसकी व्यवस्था है कि स्पीकर के प्रति अविश्वास प्रस्ताव लाए। हमारे पुरखों ने जब यह प्रस्ताव किया था कि 94 सी के तहत तो संविधान के अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कही थी, तो उन्होंने इस बात को ध्यान रखा था कि ये इसमें किसी संवैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन की बात न रखी जाए, कोई आरोप न लगे, कोई पर्टिकुलर आरोप लगाए बिना भी ये हो सकता है उनको लगाए इनको, लेकिन निश्चित रूप से उसके पास कारण होना चाहिए। इसलिए सदन के विवेक पर भी छोड़ा कि इनको ये लगाए, कोई लांछन ना हो, क्योंकि कोई कारण लगेगा तो फिर दूसरी समस्याएं खड़ी हो सकती है। तो उन पर ये लगा सकते हैं। 14 दिन की पूर्व सूचना चाहिए लगाने के लिए, और लोकसभा में जो हमारे सीट है उसका आधा चाहिए। माने मतदान में भाग लेने वाले जो हमारे सांसद होते हैं, संसद सदस्य होते हैं, जो सामान्य रूप से ऐसा ही होता है कि जो भी उपस्थित है, जो मतदान किया है उसका आधा से ज्यादा होना चाहिए। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा है कि जो संख्या है उस संख्या का 50% होना चाहिए, से ज्यादा होना चाहिए। यानी कि अगर 572 है तो उस हिसाब से होना चाहिए। अब उस हिसाब से देखिए कि सरकार इसमें में अल्पमत की सरकार है, 240 इनके पास अपने हैं, और अविश्वास प्रस्ताव को पारित कराने के लिए मैं कह रहा था कि आधे से ज्यादा होना, बस उसकी बात है, सिर्फ लोकसभा के सदस्यों से होगा। अब इनके पास लोकसभा में 244 या 42 जो भी सदस्य संख्या है उसके आसपास में, और अविश्वास प्रस्ताव पर अगर बहस होगी, स्वीकार तो करना पड़ेगा, इतनी ताकत है विपक्ष के पास।
ये कब स्वीकार करेंगे अलग बात है। और उसमें यह भी प्रावधान है कि जब जैसे ही पटल पर रखा जाएगा, सदन में स्वीकृत कर लिया जाएगा, तो फिर वो उस पर ये नहीं करेंगे, वो लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में अपना काम नहीं करेंगे, डिप्टी स्पीकर काम करेंगे। दुर्भाग्यजनक स्थिति यह है कि इनकी सरकार में अभी मोदी जी जब से आए हैं तब से डिप्टी स्पीकर का शायद पद ही नहीं है, मतलब उसको कोई है ही भरा ही नहीं गया है। पहले ये होता था कि स्पीकर सत्ता पक्ष से होते थे तो डिप्टी स्पीकर विपक्ष से होते थे, प्रतिपक्ष से होते थे। इस बार जब उम्मीद हुई कि नहीं गठबंधन की सरकार है तो डिप्टी स्पीकर चलिए विपक्ष से न सही किसी दूसरे दल से ही सही हो जाएगा, लेकिन कोई ना कोई डिप्टी स्पीकर होगा, लेकिन नहीं हुआ। हाँ, स्पीकरों का एक पैनल होता है, वो है और काम कर रहे हैं। तो वो अगर नहीं है तो कोई जो भी पैनल से इसको चुना जाएगा, कहा जाएगा, वो करेंगे। लेकिन कौन चुनेगा, सवाल यह है, क्योंकि स्पीकर तो काम कर नहीं पाएंगे तो, और वो चुन नहीं सकते हैं, तो सरकार अकेले नहीं चुन सकती है कि पैनल में से कौन जाएगा। जैसे सामान्यतः सुनील सर बताएंगे विस्तार में, जैसे सामान्यतः ये होता है कि स्पीकर जब इन चेयर नहीं होते हैं तो पैनल में से किसी का नाम कर देते हैं कि वो उसको चेयर करते हैं बैठक को। लेकिन जैसे ही इनका प्रस्ताव ये खुद रखेंगे, इनका प्रस्ताव जैसे ही स्वीकृत होगा उसके बाद ये प्रक्रिया में भाग लेने के अधिकारी नहीं रह जाएंगे। तो कौन पैनल में से कौन उस मूव पर बहस को संचालित करेगा, ये नहीं निर्धारित कर सकते हैं, और सरकार भी नहीं। तब पूरा सदन को निर्धारित करना हुआ, एक तो परीक्षा ही हो जाएगी। बहरहाल इसमें और कोई भी निटी ग्रिटी कोई तकनीकी बात, कोई रास्ता सामने जो हमारी परंपरा के अनुसार निकाल लेंगे, वो तो बात की चीज है। लेकिन ये उसमें बहस में भाग ले सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। लोकसभा के जो हमारे अभी स्पीकर हैं, अविश्वास प्रस्ताव स्वीकृत होने के बाद मतदान नहीं कर सकते, लेकिन बहस में भाग ले सकते हैं, अपना पक्ष रख सकते हैं। अब यहीं पर यह मामला फंसा हुआ कि जो सांसदों की जो संख्या है, पर्याप्त संख्या है, क्योंकि सरकार का गठबंधन में तो बहुमत में है, लेकिन वे सभी के सभी स्पीकर के मामले में भी सरकार का साथ दे ही, ऐसी कोई राजनीतिक मजबूरी उनके साथ नहीं है। तो एक तो इसलिए सरकार थोड़ी थरथराएगी। सामान्यतः जिस प्रकार की इनकी राजनीतिक कार्यशैली है उसमें ऐसा लगता है कि ये अविश्वास प्रस्ताव गिर जाएगा। लोकसभा स्पीकर जो ओम बिरला साहब है, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन लोकसभा की कार्यवाही में वो तमाम बातें दर्ज हो जाएगी जो इन्होंने किया है। इन्होंने क्या किया है, क्यों इतने बिफरे हुए हैं सर? क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष देखिए, हमेशा इनका काम है, ऐसा कि शुरू में हमने चर्चा की, लोकसभा का अध्यक्ष का काम है कि सदन को प्रसन्न रखें, प्रेजेंट मोड में रखें। अब ये इन्होंने हमेशा इसको आक्रामक और आक्रोश से भरा होने दिया और लगा कि युद्ध के मैदान में बदलने देने में इन्होंने कोई संकोच नहीं किया, कोई रोका नहीं। जब लोग कहते हैं, तरह तरह के मीम भी आते हैं, जब सत्ता पक्ष से मुखातिब होते हैं तो बड़ा मुस्कुराते हैं, जब विपक्ष के कोई बोल रहा होता है तो इनकी भौहें एकदम युद्ध मुद्रा में तनी रहती है। तो अब जो है सो ऐसी स्थिति है। तो जो जनता होता है, जो सरकार तो सरकार है, और लोकसभा के स्पीकर का काम है कि सरकार और विपक्ष के बीच में पुल का काम करे। क्योंकि देखिए, सरकार तो व्यवस्था है, तंत्र है, और जन विपक्ष जन है। तो जन और तंत्र के बीच में जो योजक चिन्ह है वह निर्विकार रहे, वह अपने तरफ से किसी का पक्ष न ले। लेकिन ऐसा नहीं इन्होंने किया। हमने एक सोमनाथ चटर्जी जैसे भी अध्यक्ष देखे हैं, बलराम जाखड़ भी थे, बहुत सारे अध्यक्ष थे जो इस तरह का काम करते थे, और भी कई, खुद पाटिल जी भी थे, कभी इधर कभी उधर होता था। मीरा कुमार थी, कई ऐसे अध्यक्ष हैं, मलगांवकर साहब थे पहले, कई ऐसे अध्यक्ष रहे हैं जिन जो निश्चित रूप से थोड़ा सा झुकाव उनका तो हो जाता है सरकार के प्रति, क्योंकि सदन चले, सरकार काम कर सके, विपक्ष हर बार अहंगा न डाले। लेकिन ऐसा नहीं कि विपक्ष की कोई भूमिका ही नहीं है, लोकतांत्रिक तकाजों का कोई ख्याल ही नहीं है, और लोकतांत्रिक तकाजों की जरूरत तो विपक्ष को होती है, क्योंकि सरकार तो सरकार है, वो तो चलाई जाए, उसको क्या तकाजा, वो तो चाहेगा कि हम अपने हिसाब से चलाएं, किसी भी नियम कानून की परवाह न करें। लेकिन नियम कानून की परवाह कराने के लिए लोकतांत्रिक तकाजों की जरूरत, तकाजों की पुकार, उसकी दुआएं विपक्ष देता है।
अगर अब विपक्ष की आवाज को अगर आप ध्यान नहीं देते, इसका मतलब यह है कि आप लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के तकाजों की अवहेलना कर रहे हैं, और ये काम ये लगातार करते रहे। पिछली बार भी किया था। हमारे जो इस बार लग रहा था कि नहीं, चूंकि बहुमत नहीं है, शुरू में लग रहा था कि नहीं थोड़ा सा नरम पड़ेंगे, लेकिन नहीं, जगदीप धनखड़ जी के जाने के बाद इनमें और एक तेवर आ गया है, क्योंकि जगदीप धनखड़ जिस ढंग से गए वहां भी वही हालत थी। उनके पास भी सामान्य बहुमत से ही उनका भी हो जाता इम्पीचमेंट। तो जिस ढंग से वो गए, क्योंकि लेकिन वो उपराष्ट्रपति थे, जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति थे, उनका पद भारी था, वो अपर हाउस है, लोकसभा लोअर हाउस है। लेकिन पिछले बार मैंने सुना बार बार इसको ये अपर हाउस लोकसभा को बोल रहे थे। लोकसभा अपर हाउस नहीं, लोअर हाउस है, और अपर हाउस राज्यसभा है, इसलिए उपराष्ट्रपति उसके अध्यक्ष होते, सभा अध्यक्ष होते हैं। वो बड़ा पद है, यह भी बड़ा पद है। मैं दोनों की तुलना नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ संवैधानिक प्रावधान की बात कर रहा हूं। तो इनको इस तरह की बात है, तो इसलिए अगर विपक्ष ने अगर यह मन बनाया है देने का, तो स्वाभाविक है। फौरी कारण क्या है कि देखिए कि कैसा एक कारण इन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री को लोकसभा में आने में अप्रत्याशित कुछ भी हो जाने का डर दिखलाया गया, इन्होंने मना कर दिया। ऐसा कोई इंटेलिजेंस होता, रिपोर्ट होती, तो पहले गृह मंत्री को होती। अगर ऐसी कोई रिपोर्ट होती है, तो स्वाभाविक बात यह है कि प्रधानमंत्री की तरफ से या सरकार की तरफ से या संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से यह प्रस्ताव आता कि चूंकि प्रधानमंत्री अपने को असहज महसूस कर रहे हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष इस बात की अनुमति दें, उन्हें लीव दें कि वे अपना भाषण राज्यसभा में रखें, इसमें आने से उनको छूट दें। ये सरकार की तरफ से अप्लाई होता है। सुबह मोटो विधान अध्यक्ष महोदय ने कह दिया कि हमने उनसे आग्रह किया था। भाई, लोकसभा के स्पीकर के आग्रह का मतलब आदेश होता है। और कल को आप नेता प्रतिपक्ष को कह देंगे कि नहीं नहीं, आपके सत्ता पक्ष के लोग आपको खूब ट्रोल करेंगे, हम आपकी सुरक्षा की गारंटी नहीं लेते, अप्रत्याशित कुछ भी हो सकता है, आप सदन में नहीं आइएगा, किसी भी सदस्य को कह सकते हैं। लोकसभा के भीतर में देखिए, प्रधानमंत्री तो ठीक है, लेकिन लोकसभा के भीतर में और उनकी जो उपस्थिति होती है वो सदस्य की तरह होती है। लोकसभा में सभी सदस्य हैं, और क्योंकि डेमोक्रेसी का नॉर्म है, सुनील सर सहमत होंगे, वन अमॉन्ग्स द इक्वल्स, वो भी उतना ही बड़ा जनप्रतिनिधि है जितने पर प्रधानमंत्री, जितने की नेता प्रतिपक्ष हैं। उनको दायित्व लोकसभा के तरफ से दिया गया है, इसलिए वे लोकसभा के प्रति दायित्व, उनकी जवाबदेही होती है। तो इस बात को, ये जो राजनीतिक संवेदनशीलता है, इसकी जो तकनीकी है, इसकी पूरी की पूरी अवहेलना की। और शुरू में ही राहुल गांधी ने कहा था कि जब आप प्रधानमंत्री से मिलते हैं तो आप एकदम ऐसे हो जाते हैं, जब हमसे मिलते हैं तो ऐसे हो जाते हैं। यानी कि उन्होंने कहा था, तो उन्होंने उम्र का हवाला दिया, उन्होंने कहा कि वो सब ठीक है, लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष में, चेयर में आप सबसे बड़े हैं, चेयर में आपको सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। आदि आदि कई तरह की बातें शुरू से जमा हो रहा था। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जगदीप धनखड़ ने जिस तरह का व्यवहार किया था, उसके बाद हठात जिस प्रकार से उनको इस्तीफा करना पड़ा, उससे भी हो सकता है असर पड़ा हो। तो जो सत्ता पक्ष कहता है वो करते हैं, और ये तो बहुत ही एक ऐसा नमूना है लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से कि आपका सरकार का की तरफ से प्रस्ताव आता, आप उसे अनुमोदित करते तो भी कष्टपूर्वक करते, लेकिन आपने सुबह मोटो कह दिया कि नहीं, आपको आने की जरूरत नहीं है, आपका खतरा, और जिन तत्वों से खतरा था का पुख्ता जानकारी, उन तत्वों के खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की? कोई एफआईआर हुआ, कोई जांच हुई? बाकी तो 8 लोगों को आपने निकाल दिया, 100-150 सांसदों को निकाल दिए जाने का रिवाज रहा आपने। तो इसलिए अविश्वास प्रस्ताव जो है वह, मुझे लगता है कि अगर विपक्ष ने सोचा है तो लोकतांत्रिक तकाजों के अनुरूप ही सोचा है, और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के बेपटरी हो जाने से उसको बचाने के लिए ही सोचा है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन अभी इसमें और कई गतिविधियां होंगी, देखा जाएगा, फिर आगे हम लोग बातचीत करेंगे। सर जी बिल्कुल सही कहा, जैसा आपने कि आगे क्या होता है पता चलेगा। अच्छा सुनील जी, क्या लगता है आपको, जैसे प्रफुल्ल जी ने भी बताया पूरा लोकसभा के बारे में, तो वहाँ की जो पूरा जो जिससे लोकसभा स्पीकर का बयान सामने आया है, जिससे लोकसभा स्पीकर ने बात कही है कि अप्रत्याशित कुछ हो सकता है, उससे हमारी जो देश की जो प्रतिष्ठा है उसको कितना नुकसान हुआ है, उसको कितनी हानि हुई है, और पूरे लोकसभा की जो संसदीय परंपरा है
क्योंकि एकदम से अप्रत्याशित चीज हुई है ये। इस तरह कभी कोई सोच नहीं सकता था कि देश की लोकतांत्रिक सदन के अंदर ऐसी घटना भी होगी कि ऐसा कहा जाएगा सब कि आप अंदर ना आए, प्रधानमंत्री को कहा जाएगा ये। इसको लेकर क्या सोचते हैं आप? और जिस तरह विपक्ष के लामबंद हो रहा है अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए, उसको लेकर क्या आप देखते हैं? पूरा अविश्वास प्रस्ताव सदन में आता है, तमाम बातें रखी जाएँगी, जैसे प्रफुल्ल जी ने भी कहा, सब रिकॉर्ड में भी आएँगी वो। और क्या विपक्ष की एकजुटता भी इससे दोबारा से मजबूत हुई है? क्या लगता है पूरे विषय को लेकर? धन्यवाद प्रशांत जी। लोकसभा के अध्यक्ष ने जिस तरह का वक्तव्य दिया या जिस तरह का स्टैंड लिया इस मुद्दे को लेकर के राष्ट्रपति के भाषण के दौरान विपक्ष के नेता के भाषण को, उनके वक्तव्य को देने या न देने को, ऐसा तो कभी भारतीय इतिहास, संसदीय इतिहास में कभी देखा नहीं गया कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पे चर्चा हो और विपक्ष के नेता को न बोलने दिया जाए, सत्तारूढ़ दल के द्वारा हंगामा हो जाए और पूरे भाषण में विपक्ष के नेता शामिल न हो और प्रधानमंत्री में जो बोलने के लिए जो निर्धारित किया गया था समय, वह लोकसभा के स्पीकर के आग्रह पे न आने के लिए मान जाए, ये भी कभी नहीं हुआ। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह बहुत अच्छी बात नहीं है, बल्कि खराब बात है। इससे लोकतांत्रिक मर्यादाएं और लोकतांत्रिक परंपराएं प्रभावित होती हैं। विपक्ष का नेता अगर राष्ट्रपति के भाषण पर नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? जिस तरह के तर्क दिए जा रहे थे उनके भाषण को लेकर के, वो तो कहीं से भी उचित नहीं लगते। जो बात कही जा रही है कि आप ऐसी किताब का उल्लेख नहीं कर सकते जो अप्रकाशित न हुई हो। हो सकता है कि अप्रकाशित न हुई हो, लिखी गई है कि नहीं लिखी गई, वो किताब लिखी गई है कि नहीं, लोकार्पण न हुआ हो सकता कि न हुआ हो। सवाल इस बात का है कि जो तथ्य बताई जा रही है, जिस किताब का उल्लेख किया जा रहा है, वह तथ्य, वह पहली बात तो किताब लिखी गई कि नहीं, और वह उस तथ्य का उल्लेख उस किताब में है या नहीं। अगर वो किताब लिखी गई है तो ठीक है, नहीं भी की, नहीं लोकार्पण हुआ, ये बड़ा सवाल है। और दूसरी चीज कि आप इससे इनकार नहीं कर सकते क्योंकि उस किताब के बारे में एक मैगजीन में छपा, वह पब्लिक डोमेन में है। उसका खंडन तो पब्लिशर ने किया, न लेखक ने किया, न सरकार की तरफ से कहा गया कि वो किताब प्रतिबंधित है, तो क्यों नहीं बोलने देंगे आप? प्रतिबंधित किताबों को लेकर तो निशिकांत दुबे जी पूरा भाषण दे डाले, तब तो आपने कुछ भी नहीं कहा। उसमें तो कई ऐसी किताबें हैं जिसका उल्लेख कर रहे थे वो, जिसको प्रतिबंधित है, उनकी आप चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन वो बोले, कोई नहीं रोका। तो प्रश्न इस बात का है, और अगर भारत किसी देश का प्रधानमंत्री अपनी संसद में सुरक्षित नहीं है, तो किस बात का अपने उस सदन का नेता है? वो तो सदन का नेता है, विपक्ष का भी नेता है और पक्ष का भी नेता, सत्तारूढ़ पक्ष का भी नेता है, और उनके बारे में कहा जाए कि आप सुरक्षित नहीं है। दूसरी चीज, हो सकता है कि असुरक्षा का वातावरण हो सकता है कि इस तरह की स्थितियां हो, लेकिन कहीं ना कहीं से आप सपोर्ट तो होना चाहिए। अगर इस बात की आशंका थी कि महिला सदस्य प्रधानमंत्री के साथ दुर्व्यवहार कर सकती हैं, उनके ऊपर हमला कर सकती हैं, तो वो उसका आधार क्या है? और ये तो आपराधिक काम है, उसके खिलाफ कोई एफआईआर भी होनी चाहिए, जांच बैठनी चाहिए, वो भी नहीं हुआ। और जो घटना है उसके 24 घंटे के बाद लोकसभा के अध्यक्ष इस तरह की बात करते हैं। तो जो लोकसभा के अध्यक्ष ने कहा या प्रधानमंत्री के द्वारा संसद में, लोकसभा में आना, यह दोनों चीजें मतलब इस संसदीय इतिहास का काला दिन है। यह कहीं से भी उचित नहीं है, कहीं से भी इसका समर्थन नहीं है। प्रश्न इस बात का है। और दूसरी चीज की जो विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है, स्वाभाविक सी बात है कि विपक्ष के पास क्या बचा है? आज ही आप देखिए ना, आज थोड़ी सुनवाई के बाद पूरे दिन की कार्रवाई स्थगित हो गई। भाई अगर सदन में अगर महिला सांसदों ने, कांग्रेस के महिला सांसदों ने कोई नोटिस दिया है तो उसका संज्ञान नहीं लेंगे आप। नियम नियमावली किस लिए होती है? सदन सदस्यों के लिए है ना, कि सदन केवल सरकार के लिए है, सदन केवल लोकसभा अध्यक्ष के लिए, सदन केवल सदन के नेता के लिए है, सदन केवल विपक्ष के नेता के लिए, सदन सबका है, सभी सदस्यों के। अगर सदस्यों ने अपनी कोई आपत्ति दर्ज की है, उन्होंने कोई शिकायत दर्ज किया है, तो उसकी सुनवाई नहीं होगी। लोकसभा के विपक्ष के सदस्य के खिलाफ, अध्यक्ष के खिलाफ इस तरह का विश्वास प्रस्ताव आना भी संसदीय कार्रवाई के ऊपर एक बड़ी भारी टिप्पणी है।
एक ऐसा अध्यक्ष जिसको सभी ने सर्वसम्मति से चुना, विपक्ष के नेताओं ने सदन के बीच से उनको साथ ले जाकर के उनको शासन तक बैठाया, उस अध्यक्ष के प्रति अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति पैदा हो जाए, ये तो बहुत बड़ी टिप्पणी हो गई पूरे कामकाज को लेकर के। मैं नहीं कहता कि वो कोई सरकार अगर लोकसभा अध्यक्ष के पक्ष में खड़ी है तो अब वो प्रस्ताव पारित हो जाएगा। लेकिन अगर चर्चा की भी नौबत आई और जो बातें कही जाएंगी वह बहुत ही असामान्य बातें हो, या कोई हमारे आने वाले दिनों में जो लोग इसका अध्ययन करेंगे उनके लिए भी कोई बहुत अच्छा संदेश नहीं हो। ये नौबत नहीं आनी चाहिए। यह बात सदन के सभी सदस्यों को अपनी बात करने का मौका मिलना चाहिए। और ये कहा जाता है कि लोकसभा अध्यक्ष का संरक्षण विपक्ष को चाहिए। सरकार तो सत्ता में है, सब कुछ उसके पास है, जो चाहे उसको करे, लेकिन विपक्ष को संरक्षण चाहिए। विपक्ष के लोग कहते हैं कि मुझे लोकसभा अध्यक्ष का संरक्षण चाहिए, मुझे सदन का संरक्षण चाहिए, और उनको संरक्षण मिलना भी चाहिए। लेकिन अगर विपक्ष का नेता ही नहीं बोलने पाएगा तो बड़ा सवाल हो गया ना। अब रही बात विपक्ष की, विपक्ष ने अपनी एकता का मजबूत परिचय दिया। अब तक की कार्रवाई में अगर आप देखिए, जब विपक्ष के नेता को नहीं बोलने दिया जा रहा था, अखिलेश यादव, कल्याण बनर्जी, तमाम नेता खड़े, उन्होंने कहा कि नहीं, विपक्ष के नेता को बोलने की अनुमति मिलनी चाहिए। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर आज आप विपक्ष के नेता को नहीं बोलने दे रहे हैं, कल आप किसी को नहीं बोलने देंगे। वो एकजुट खड़े हुए। और आप देखें कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में विपक्ष के किसी भी सदस्य ने भाग नहीं लिया। यह भी इतिहास बन गया कि अभिभाषण पर विपक्ष का कोई सदस्य बोले ही नहीं, शामिल नहीं हुआ उस पर चर्चा में। एक किस तरह का माहौल है। और ये जो विपक्ष के नेता को ऐसा तो है नहीं कि जबरदस्ती थोप दिए गए हैं, वो भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं। जनता ने उनको विपक्ष की भूमिका अदा करने के लिए चुना हुआ है, और आप उनको इस भूमिका में रहने नहीं देना चाहते। उनकी बात ही आप नहीं सुनने के लिए आप तैयार हैं। कैसे इसको स्वीकार किया सकता है? क्यों स्वीकार किया सकता है? तो विपक्ष ने आज भी जो लोकसभा की कार्रवाई हो रही थी, उस विपक्ष ने बड़ी मजबूती के साथ अपने एकता का परिचय दिया। वो कांग्रेस के नेता के साथ खड़े रहे, विपक्ष के नेता के साथ खड़े रहे। आज केंद्रीय बजट में चर्चा में भाग लेने के लिए कोई विपक्ष का नेता तैयार नहीं हुआ। भाई किस बात के लिए चर्चा करेंगे आप? अगर आप विपक्ष के नेताओं की बात सुनेंगे ही नहीं, तो केवल भाषण करने के लिए आए हैं क्या? वो केवल जो सत्तारूढ़ दल है उसका जो गेम है उसमें शामिल होने के लिए आए? क्या सत्तारूढ़ दल का वो गौरवगान करने के लिए आए? अपनी बात तो कहेंगे ना, और अपनी बात तो अपने अनुसार कहेंगे। आप कहेंगे नहीं, अभिभाषण में तो आप केवल राष्ट्रपति का भाषण बात कीजिए। अरे तो ये कैसे तय होगा कि जो बात वो कह रहा है अभिभाषण का पक्ष नहीं है? सरकार की आलोचना का कोई तरीका अपना सकते हैं? इस तरह का निर्धारण कैसे किया जा सकता है? और जो बात कही जा रही है, सही बात कही प्रफुल्ल जी ने, कि लोकसभा के अध्यक्ष के स्पीकर के पास ऐसी कौन सी एजेंसी है जिसके पास इतनी खुफिया जानकारी उनको मिल गई? निश्चित रूप से केंद्रीय एजेंसियों की भूमिका होगी इसमें। कोई अपना इंटेलिजेंस तो है नहीं लोकसभा अध्यक्ष के पास। और अगर केंद्रीय एजेंसियों की जानकारी के आधार पर बात कही जा रही है, तो केंद्रीय एजेंसी डायरेक्ट तो लोकसभा अध्यक्ष के पास जाएंगे नहीं, वो तो गृह मंत्रालय के अधीन काम करेंगे। उन्होंने कोई रिपोर्ट दी है आपको, क्या कहा है, सब कुछ सार्वजनिक होना चाहिए। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, लोकतांत्रिक बहस में पारदर्शिता बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वो पारदर्शी तौर तरीके से काम नहीं होता तो लोगों के मन में तरह तरह के संदेह पैदा होते हैं। इस घटना ने निश्चित रूप से विपक्ष के नेताओं को एकजुट किया, सरकार के खिलाफ लामबंदी का मौका दिया। सरकार के खिलाफ विपक्ष के नेता एकजुट है। इक्का दुक्का लोग जो कभी कभी सरकार के पक्ष में बोल देते थे, वही बोलने के लिए तैयार नहीं है, और जबरदस्त तरीके से वो एक साथ खड़े हैं। जरूरी भी था ये। और जो सरकार कोशिश कर रही थी कि विपक्ष में दरार पड़ जाए या विपक्ष के लोग अलग थलग पड़ जाए, वो नहीं दिखाई पड़ा। सबको ये लग रहा है कि जो सरकार ने रवैया अख्तियार किया है वह लोकतंत्र के पक्ष में नहीं है, वह विपक्ष के अनुकूल नहीं है। और विपक्ष के अभाव में कोई लोकतंत्र नहीं चलता, आलोचना के अभाव में कोई सरकार नहीं चलती। जो घटनाक्रम है
वो और विपक्षी एकता दिखाई पड़ रही है आपको। आज देखिए कहाँ लोकसभा चल पाई। निश्चित रूप से राज्यसभा, लेकिन लोकसभा में तो नहीं चल रही, जहाँ पे हंगामा बना हुआ है। तो मेरा अपना मानना है कि जो भी घटनाक्रम हुआ है, विपक्ष के नेता का के भाषण न देने या नरवणे साहब की किताब का उल्लेख या प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आकर के लोकसभा में भाषण का जवाब न देना, विपक्षी नेताओं के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष के साथ खड़ा रहना। अच्छा, मैं तो प्रफुल्ल भैया जी, सुनील जी काफी विस्तार से पूरे विषय को बताया। उन्होंने बताया किस तरह से सारी जो चीजें डेवलप दिखाई देती हैं लोकसभा के अंदर होते हुए, सब पक्ष विपक्ष की लगातार तल्खी बढ़ती जा रही है। ऐसे में आपको क्या लगता है इस विषय को लेकर कि जिस तरह से नियम का हवाला दिया गया, जब लोकसभा में विपक्ष के नेता बोल रहे थे, वो कोट कर रहे थे सेनाध्यक्ष की, पूर्व सेनाध्यक्ष की, नरवणे जी की किताब का, उन्हें नियम के दुहाई देकर, नियम की बात कहकर उन्हें बोलने नहीं दिया। लेकिन उसके अगले दिन सत्ता पक्ष के एक सांसद ने खुलकर पूर्व प्रधानमंत्रियों का चरित्र हनन करने का प्रयास किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी को लेकर तमाम ऐसी बातें कहीं जो भी शोभनीय किसी भी तरह से नहीं कह सकती, अशोभनीय बातें थी। ऐसे में उसी नियम में वो कैसे बोल गए लोकसभा के अंदर, और पूरे विस्तार से उन्हें पूरी बात कहने का मौका दिया गया, उन्हें पूरी किताब को दिखाने का मौका दिया गया। टीवी जो संसद टीवी है लगातार उस पर फोकस करता रहा। ऐसे में एक ही नियम एक लोकसभा विपक्ष के नेता के लिए अलग तरह की परिभाषा वहां पे दी गई, और उसी नियम के अंतर्गत दूसरे सांसद को बोलने दिया गया। और जो भी बड़े ऐसे बातें थी जो कि एक लोकतांत्रिक, अगर हम बात करें व्यवस्था में, ऐसी बातें शोभनीय किसी तरह से नहीं होती। तो क्या लगता है आपको, नियम के इस तरह दोहरे मापदंड कहां तक उचित है, या ये तल्खियां बढ़ा रही है पक्ष और विपक्ष के बीच में, क्या लगता है? देखिए, उसको तो बहुत टैक्टफुली डील किया गया। आप जिस संदर्भ का उदाहरण दे रहे हैं, लोकसभा के स्पीकर जो उसमें में इंचेयर थे, वो लगातार कह रहे थे कि आप इसको नहीं पढ़ सकते हैं, इसको नहीं पढ़ सकते, लेकिन वो बोले जा रहे थे। आप ऐसा वो बोले जा रहे थे, किताब दिखाए भी जा रहा था। तो आज का जो जमाना है, जो कि इसको सेंट्रली, इसका मतलब डिजिटल, तो इसका डायरेक्ट टेलीकास्ट हो रहा होता है। तो उसके बाद अगर लोकसभा की कार्रवाई से इसको हटा भी दिया जाए तो हो सकता है कि रिकॉर्ड में नहीं रहेगा, लेकिन ये सामग्री डिजिटली तो अवेलेबल रहेगी, लोगों ने देख लिया। यही काम राहुल गांधी ने नहीं किया, वो पढ़ते चले जाते। तो मतलब सीधे प्रसारण में तो चीजें आ जाती, बाद में आप लोकसभा के रिकॉर्ड से इसको एक्सपंज करना होता है, कर देते। हो सकता है कि निशिकांत दुबे जी के उस बयान को एक्सपंज कर दिया गया हो, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि एक्सपंज की कोई सूची मेरे पास बहुत है नहीं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने जो कुछ किया, जो तमाशा देखा गया, जिस ढंग से एक्टिवली आप नेता प्रतिपक्ष को रोकते हैं और हंगामा करते हो, ऐसा नहीं किया। देखिए, मैं आपसे निवेदन करता हूं, सुनील सर आ रहे हैं इसके बीच में, कि सरकार, हमारे पास संसद जो है, हमारे यहाँ संसद के 2 सदन हैं, उच्च सदन यानी अपर हाउस और लोअर हाउस। ऊपर हाउस मतलब राज्यसभा और लोअर हाउस मतलब लोकसभा। तो हमारे यहाँ इंग्लैंड के तर्ज पर बना हुआ है। हमारी जो सरकार होती है वो लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है। लोकसभा के सांसदों के बहुमत से सरकार बनती है। ऐसा नहीं कि राज्यसभा के लोग और लोकसभा में कम बहुमत हो तो राज्यसभा के लोग मिलाकर किसी ज्वाइंट सेशन में बन जाए, ऐसा नहीं होता है। राज्यसभा से मंत्री हो सकते हैं, राज्यसभा के सदस्य, प्रधानमंत्री भी हुए हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, लेकिन वे लोकसभा में वोटिंग नहीं करते थे। लेकिन सदन का नेता दूसरा होता था। मैं ये कह रहा हूं कि लोकसभा के प्रति सरकार जवाबदेह होती है। जब हम कहते हैं संसद के प्रति, तो यहाँ संसद का अर्थ हो जाता है लोकसभा, इसलिए लोकसभा का महत्व बेसी होता है। अब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, राष्ट्रपति का अभिभाषण क्या होता है? वो सरकार का अभिभाषण होता है, सरकार की तरफ से दिया गया भाषण होता है। और सरकार के दिए गए भाषण को जब पटल पर पेश किया जाता है तो सरकार उसके पक्ष में अपनी बात रखती है। तो सरकार अगर उसके पक्ष में अगर अपनी बात रखती है तो सुनील सर आ गए। अब
चाहे तो उनसे बात पूरी करवा सकते हैं, और नहीं तो सर मैं कंप्लीट कर लूँ अगर आपका आदेश हो तो। आप कंप्लीट कर लीजिए फिर। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि सरकार लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है, लोकसभा के बहुमत का नेता होता है, राज्यसभा का नहीं। हालांकि संसद दोनों सदनों का है। सामान्यतः विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है, हम लोग भी जानते हैं कि संसद के प्रति सरकार जवाबदेह होती है, लेकिन भीतरी बात यह है कि संसद का जो निचला सदन है, जो लोअर हाउस है, लोकसभा के प्रति जवाबदेह सरकार होती है। और लोकसभा में ही सरकार को राष्ट्रपति के अभिभाषण की रक्षा, उसके बचाव में, उसके समर्थन में अपनी बात कहनी होती है, और उसमें क्या क्या किन किन बातों की रक्षा करनी है, किन किन बातों को स्पष्ट करना है, ये विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष के भाषणों से या अन्य विपक्षी नेताओं की बहस में भाग लेने से वो चीजें साफ होती है। वो तो सरकार का दस्तावेज होता है। राष्ट्रपति जिस चीज को पढ़ती है वो कैबिनेट के द्वारा अप्रूव्ड होता है, लेकिन उसको लोकसभा में उसको स्टैब्लिश करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि उन्होंने कह दिया, क्योंकि इसके प्रति जवाबदेह है, हमारी संसदीय परंपरा है तो है ही, ये हमारी संसदीय जरूरत भी है। लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि जो राष्ट्रपति का अभिभाषण पढ़ा गया, सरकार ने सार्थकता से उसको स्टैब्लिश नहीं किया सदन में। सुनील सर बताएंगे, जो संसदीय परंपराओं को और अधिक गहनता से जानते हैं या जो लोग जानते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण को संसद में विधिवत जिस ढंग से, जिस मजबूती के साथ सरकार को स्टैब्लिश करना, स्थापित करना सरकार का दायित्व था, सरकार ने नहीं किया। नेता प्रतिपक्ष या प्रतिपक्षी नेताओं को तो बोलने नहीं दिया गया, तो अलग मुद्दा है ही। और जिस एकजुटता के साथ उन लोगों ने नहीं बोला, जब बार बार नेता प्रतिपक्ष को बाधित किया जा रहा था लोकसभा के उसमें जो इंचेयर थे, उन्होंने बार बार कोशिश की कि समाजवादी पार्टी के, दूसरी पार्टी के नेताओं का नाम ले लेकर के कि आप बोलें। तृणमूल पार्टी के सांसदों का नाम लेकर भी बोला, समाजवादी पार्टी के सांसदों का नाम लेकर बोला, लेकिन उन लोगों ने मना कर दिया, कहा कि नहीं। तो ये एकजुटता तो दिखलाई उन्होंने, बाहर में भी दिखलाई, सदन के बाहर भी। तो कुल मिलाकर के मुझे ये लगता है कि इस मामले में ये बहुत ही ब्लंडर है, कह लीजिए। इसको पता नहीं किस प्रकार से याद किया जाएगा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण को सदन में सरकार स्टैब्लिश नहीं कर पाई, सार्थक ढंग से उसका बचाव नहीं कर पाई। सरकार अपने पक्ष को ही, अपने बयान को ही सदन में विधिवत ढंग से संस्थापित नहीं कर पाई, फेल टू स्टैब्लिश्ड। और ये बहुत घातक लक्षण है, ये लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के बिल्कुल विपरीत है। देखिए इतिहास इस पर क्या रवैया करता है और क्या बातें होती हैं। जी, जैसा आपने कहा कि जो स्टैब्लिश नहीं कर पाए सत्ता पक्ष पूरे राष्ट्रपति का अभिभाषण को, क्योंकि पूरी एक तरह सरकार की पॉलिसी को लेकर होता है। तो सुनील जी, क्या लगता है आपको? प्रफुल्ल जी ने कहा, तो इस पे भी आप बताइए कि जो कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जिस तरह सरकार का जो से उसमें नेता सदन और विपक्ष के नेता का भाषण नहीं हुआ, तो इसके जो दुष्परिणाम है संसदीय व्यवस्था के लिए कितने नुकसानदायक है। साथ ही अगर हम बात करें संसदीय जो कार्य मंत्री होते हैं, उनका बड़ा रोल होता है संसद चलाने में, पक्ष और विपक्ष के बीच में सेतु काम करते हैं संसदीय कार्य मंत्री भी। हमने पूर्व में देखा सरकारों के समय जो संसदीय कार्य मंत्री होते थे, बड़े सिंसियर तरह से वे अपना व्यवहार करते थे, एक सेतु काम करते थे पक्ष और विपक्ष के बीच में। तमाम कई बार घटनाक्रम ऐसे हुए जब सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच में, विपक्ष के बीच में विरोधाभास पैदा हुआ, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री ने उसमें बड़ा रोल निभाया। ऐसे चाहे प्रणब मुखर्जी भी रहे हों, गुलाम नबी आजाद रहे हों, तमाम ऐसे बड़े नाम हैं जो इन चीजों का कार्यभार संभाला जिन लोगों ने। साथ ही नेता सदन और विपक्ष के नेता में जो तल्खियां दिखाई देती हैं, जो एक कड़वाहट दिखाई देती है एक तरह से, कि कहीं भी संवाद की स्थिति हम देखते हैं कि नेता सदन विपक्ष के नेता में कहीं भी संवाद की स्थिति नहीं है। उसके कितने नुकसानदायक है वो भी इस पूरी व्यवस्था के लिए। और साथ ही लोकसभा अध्यक्ष का, जैसे हमने पहले भी आपसे पूछा था, जो 3 एक पिलर है लोकसभा के या संसदीय व्यवस्था के, तीनों में कहीं ना कहीं ऐसी चीज दिखाई देती है जो कड़वाहट को लगातार आगे बढ़ा रही है। क्या कोई ऐसा कोई फार्मूला दिखाई देता है या कोई ऐसा नेता या कोई ऐसे व्यक्ति दिखाई देते हैं जो इस पूरे संवाद को कायम कर सकें, संवादिता खत्म कर सकें? कुछ उम्मीद लगती है आपको, या ऐसी कड़वाहट और बढ़ेगी? है क्या लगता है सुनील? म्यूट। आपके इस वक्तव्य में ही प्रशांत जी इस प्रश्न का जवाब है। आपने कहा कि नेता सदन और विपक्ष के नेता के बीच में तो कड़वाहट है, तल्खी है। सदन के बाहर बैठ करके हमको और आपको इस बात का एहसास हो रहा है।
क्या सदन के भीतर इसका एहसास नहीं होगा? और जब नेता सदन और विपक्ष के नेता के बीच में तल्खी होगी, तो क्या सदन की कार्रवाई पर उसका असर नहीं पड़ेगा? अगर सदन का नेता, सरकार का मुखिया विपक्ष के नेता के साथ संवाद रखने की या उस तल्खी को दूर करने की कोई कोशिश नहीं करेगा, तो क्या आप संसदीय कार्य मंत्री से किसी ऐसे व्यवहार की उम्मीद कर सकते हैं जिन आपने पूर्ववर्ती मंत्रियों का जिनका आपने नाम लिया? नहीं कर सकते। यह जो संसदीय कार्य मंत्री अपने जिम्मेदारियों का निर्वाह या विपक्ष के नेताओं के साथ संवाद क्यों बनाए रखते हैं? क्योंकि सदन का नेता भी इस बात को चाहता है। वो नहीं चाहते हैं कि सदन के अन्य सदस्यों के बीच में और सदन के नेता के बीच में कोई तल्खी बढ़े। सदन का संसदीय कार्य मंत्री उस क्षेत्र का काम करता है, सबसे बात करता रहता है, फ्लोर मैनेज करता है। लेकिन जब अगर आप विपक्ष के नेताओं के साथ कोई संवाद सरकार नहीं करना चाहती, सदन का नेता नहीं करना चाहते, सरकार के कामकाज में, संसदीय कार्रवाई के कामकाज में विपक्ष के नेताओं के साथ कोई सहयोग आप नहीं लेना चाहते, तो स्वाभाविक सी बात है कि संसदीय कार्य मंत्री अपनी जिम्मेदारी को निर्धारित कर लेंगे स्वतः कि मुझे क्या करना है। अगर विपक्ष के नेता को बोलने नहीं दिया गया, तो यह चिंता सदन के नेता की भी होनी चाहिए कि मैं एक ऐसे सदन का नेता हूं जहां विपक्ष के नेता को ही बोलने का मौका नहीं मिल रहा, या जिच नहीं खत्म हो रही है कि क्या बात सदन में की जाए और क्या बात सदन में न की जाए। ऐसी कोई पहल नहीं दिखाई पड़ी। यह अतीत में भी ऐसा कभी नहीं हुआ। बहुत कम सदस्य होते थे विपक्ष के लोग। कांग्रेस का जमाना याद कीजिए, राजीव गांधी का दौर याद कीजिए कि 503 में 400 से ऊपर सदस्य उन्हीं के थे, किसी का पता नहीं था। लेकिन इस तरह की तल्खी नहीं थी। आप जवाहरलाल नेहरू का दौर याद कीजिए, तो वो कांग्रेस का बोलबाला था, कोई विपक्ष जीत करके नहीं आता था। गिनती के लोग आए जिनको कांग्रेस भी जिता के लाती थी, लेकिन बात सुनी जाती थी। राम मनोहर लोहिया का नाम हम लोग याद करते हैं, कितने लोग उनके साथ थे, लेकिन उनकी बात सुनी जाती थी। प्रधानमंत्री भी उनकी बात सुनते थे, देश में उनकी बात सुनता था। आज केवल कांग्रेस के 100 सदस्य हैं, विपक्ष के पास 240 सदस्य हैं, 243 के आसपास है। कांग्रेस से मैंने संयुक्त विपक्ष बीजेपी से ज्यादा है अकेले अगर बात करेंगे आप, लेकिन आप बात ही नहीं करना चाहते। तो यह जो कुछ भी सदन में हुआ या पिछले एक दशक से हो रहा है, वह हमारे आपके लोकतंत्र को मजबूत नहीं करता। हमने कभी नहीं देखा है कि विपक्ष के नेताओं का सहयोग न लिया जाता। हमको और आपको याद है, और हम चलिए, आप जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री की बातें हमको आपको न याद हो, आपको याद है ना कि इंदिरा गांधी के जमाने में अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजा गया था यूएनओ में। अटल बिहारी वाजपेयी जी एक सम्मानित सदस्य थे, एक काबिल नेता थे। देश हित में उनको दुनिया के पैमाने पर भारत का पक्ष रखने के लिए उनको भेजा गया, सरकार ने भेजा। ऐसा तो नहीं था ना कि कांग्रेस के पास नेताओं की कोई कमी थी, विद्वान नेताओं की कोई कमी थी। वो तो स्थिति नहीं थी कि साहब आपके पास कोई है ही नहीं तो करेंगे क्या, वो तो नौबत नहीं थी ना। अटल बिहारी वाजपेयी के उस दौर में, इंदिरा गांधी के उस दौर में भी एक से बड़े बड़े नेता थे, विद्वान नेता, जिनकी भाषा पे कमांड थी, राजनीति की समझ थी, अच्छे ओरेटर थे। लेकिन इनको चुना गया, जयप्रकाश नारायण जी को चुना गया। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने एक अंतरराष्ट्रीय फोरम पर सोनिया गांधी को भेजा। ये तो हमारे आपके सामने हुआ है। अब आज क्या स्थिति हो गई कि कोई बात ही नहीं होती। आप याद कीजिए कि प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति विदेश दौरों से लौट करके आते थे तो उनका एक बयान होता था सदन के भीतर। प्रधानमंत्री खुद खड़े होकर अपना बयान देते थे या उनका बयान पढ़ा जाता था सरकार की ओर से, राष्ट्रपति जी की ओर से बयान पढ़ा जाता था कि ऐसा ऐसा हुआ। आप हाल के वर्षों में कभी सुना आपने? ये सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर सरकार संवाद नहीं कायम करना चाहती तो कोई कुछ नहीं कर सकता। आप किसी परंपरा का उल्लेख नहीं कर सकते। सबसे बड़ा सवाल है कि दुनिया के पैमाने पर क्या संदेश गया। आज ऐसा तो है नहीं कहीं कुछ हो रहा हो आपको जानकारी नहीं मिलेगी। दुनिया तो गांव में बदल गई है। अगर ये होगा कि लोग सदन में, भारतीय संसद में विपक्ष के नेता को लोकसभा में बोलने का मौका नहीं दिया गया, बोलने से रोका गया, सत्तारूढ़ दल के लोगों ने हंगामा किया, सदन में प्रधानमंत्री के लिए जो निर्धारित समय था बोलने के लिए वो उस समय पे आए नहीं, इसलिए एक अलग तरह का तर्क गढ़ा गया। आपकी क्या शय बनेगी? आप दुनिया का बहुत बड़ा लोकतंत्र होने की बात करते हैं,
लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली देश के रूप में आप याद करते हैं, लोकतांत्रिक परंपराओं और संस्थाओं को मजबूत करने का दावा करते हैं। यही लोकतंत्र है कि जिससे विपक्ष का नेता बोलेगा नहीं और प्रधानमंत्री विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं देंगे। बिल्कुल प्रफुल्ल जी ने सही कहा कि सदन के प्रति आपकी जिम्मेदारी है, तो सदन में लोकसभा महत्वपूर्ण है। कोई तो राय नहीं है कि वह लोअर हाउस कहा जाता है, अपर हाउस राज्यसभा है, लेकिन जनता के प्रतिनिधियों का सदन लोअर हाउस ही है। जनप्रतिनिधि वही चुन के आते हैं। हम राज्यसभा के प्रतिनिधियों को जनप्रतिनिधि ऐसा नहीं कह सकते कि वो नहीं होते, वो भी होते हैं, लेकिन सीधा निर्वाचन लोकसभा सदस्यों का है। और अगर आप सदन में लोकसभा के भीतर खड़े होकर के अगर आप प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के बारे में प्रधानमंत्री वक्तव्य नहीं देते, तो स्वाभाविक सी बात है कि आप अपनी बात करने में सक्षम नहीं है। आप राष्ट्रपति के द्वारा जो बातें कही गई हैं, उन बातों को आप सदन के भीतर बड़ी मजबूती के साथ रखने में सक्षम नहीं है। जो विपक्ष के नेताओं की आशंकाएं हैं, उस आशंकाओं को दूर करने में आप सक्षम नहीं है। और अगर आप, और लोकसभा का मतलब देश की जनता, जनता का प्रतिनिधित्व तो जनता हुई, और देश की जनता के सामने ही आप खड़े होकर के आप अपने उस भाषण के बारे में बोलने की स्थिति में नहीं है, तो क्या है ये? तो आप तो अपने आप जो एक दायित्व है, एक संवैधानिक दायित्व है, उस संवैधानिक दायित्व का निर्वाह करने में आप विफल रहे। और इस पूरे मसले पर सरकार को घेरने में विपक्ष सफल रहा, एकजुट रहा। उसने कहा कि नहीं, आपको विपक्ष की बात सुननी पड़ेगी। उनको अलग थलग करने की कोशिश की, उसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया हमारे संवैधानिक व्यवस्था पर, लोकतांत्रिक परंपराओं पर, जनप्रतिनिधियों को लेकर के तरह तरह के सवाल पैदा कर रहा है। और किसी भी सवाल का जवाब सरकार देने में सफल नहीं, सरकार घिरती हुई नजर। और जिस किताब का उल्लेख किया राहुल गांधी ने, उस किताब के जरिए तो पूरी सरकार के नेतृत्व के ऊपर उन्होंने हमला किया। सवाल इस बात का नहीं है कि राहुल गांधी किस किताब से उसकी चर्चा कर रहे हैं, वो किताब प्रकाशित हुई है नहीं हुई है। सवाल यह है कि राहुल गांधी कह क्या रहे हैं, राहुल गांधी का विपक्ष के दल कह क्या रहे हैं। विपक्ष का नेता यह कह रहा है कि जब देश की सीमाओं के ऊपर खतरे की स्थिति आई, तब जो राजनीतिक नेतृत्व था, सरकार थी, उसने अनिर्णय की स्थिति में वो खड़ी हो गई। ये बड़ा सवाल है। जो सरकार के मुखिया, जो राजनीतिक दल दम ठोक के कहते थे कि पिछली यूपीए सरकार अनिर्णय की स्थिति से गुजरती थी, पॉलिसी पैरालिसिस का संज्ञा उन्होंने दिया था। कौन पॉलिसी पैरालिसिस में है? लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के कारण सदन में न आना और जवाब न देना, यह एक मजबूत नेतृत्व का परिचायक है। या जब देश की सीमाओं के ऊपर खतरे की स्थिति पैदा हुई, तब कोई राजनीतिक निर्णय न लेना, कोई कार्रवाई न करना, यह क्या मजबूत नेतृत्व का परिचायक है? बड़े सवाल पैदा किए। इन सवालों का जवाब मिलना चाहिए। राज्यसभा में जाकर के प्रधानमंत्री जी ने भाषण दे दिया, कोई दो नहीं, ठीक है, वो भी उनका राज्यसभा में भाषण होता है प्रधानमंत्री का, लेकिन वह विकल्प नहीं है। लोकसभा में न बोल करके हम राज्यसभा में बोल देंगे और मान लिया जाएगा, वह विकल्प दोनों सदनों में बोलना की एक मर्यादा है। कोई सदन एक दूसरे का विकल्प नहीं हो सकता। ये स्थिति बन गई है। तो इस पूरे प्रकरण में जो तनाव की स्थिति है, या जो एक जिच बनी हुई है, या एक गतिरोध बना हुआ है, उसको दूर करने की जिम्मेदारी सरकार की ही है। यह मान्य परंपरा है कि सदन चलाना सरकार की जिम्मेदारी है, सदन चलाना विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है। और विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वह सरकार के में हाँ मिलाते हुआ न दिखाई पड़े। अगर सरकार के हाँ में हाँ मिलाने के लिए ही बना हुआ है, तो उसको फिर विपक्ष का मतलब क्या रह गया? किस बात का विपक्ष? विपक्ष तो आलोचना करने के लिए है, आलोचना करेगा, सरकार को सुनना पड़ेगा, सरकार किसी आड़ में उसको खारिज नहीं कर सकती। तो इस पूरे घटनाक्रम का एक बड़ा मुद्दा यह है कि सरकार विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दे पाई, वह भागती हुई नजर आई। जो बातें विपक्ष ने उठाया, उनको इधर उधर के रास्ते से कमजोर करने की कोशिश की, जिसमें वो सफल नहीं हो पाई। और जो उसने रवैया अख्तियार किया, वह लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुकूल नहीं है, वो संसदीय परंपराओं के अनुकूल नहीं है।
या जनता में सरकार के प्रति कोई विश्वास जगाता हो, ऐसा नहीं। इस पूरा घटनाक्रम इस सरकार के ऊपर एक बड़ी टिप्पणी है। इस टिप्पणी से वो कैसे बचेगी, ये तो सरकार ही बता सकती है। जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि सरकार ही बता सकती है कि किस तरह से पूरे घटनाक्रम से वह निपटेगी, लेकिन लगातार ये प्रतिष्ठा लगातार संसदीय व्यवस्था की कमजोर हुई है। और जिस तरह से आपने कहा कि मतलब पहलू दोनों एक दूसरे के पहिए हैं लोकसभा में, पक्ष और विपक्ष, अगर दोनों साथ नहीं चलेंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाता है किसी भी चीज को, ऐसे जो चीजें हैं, व्यवस्था है, उसको कायम रखने की। लेकिन तमाम तरह से लगता है कि केवल सत्ता पक्ष का यही काम रह गया कि विपक्ष को किस तरह से नीचा दिखाए, कैसे उसे कमतर दिखाए। तो तमाम तरह की जो इसमें बातें सामने आ रही हैं, उससे तो ऐसी लगता है कि तल्खियां बनी रहेंगी ऐसी, और विवाद लगातार बना रहेगा, गहराता रहेगा। और आने वाले समय में और क्या घटनाक्रम सामने आएंगे लोकसभा या पूरी संसदीय व्यवस्था के अंदर, उस पर हम लगातार आगे भी चर्चा करते रहेंगे। और मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे दर्शकों के लिए समय निकाला और बहुत ही सार्थक चर्चा आपने प्रस्तुत की, बताया कि किस तरह से पूरी व्यवस्था इस समय संकट काल से गुजर रही है, और तमाम बातें हैं जिस पे ध्यान देना चाहिए अविलंब सरकार को, सत्ता पक्ष को, कि इस तरह की घटनाएं सामने दोबारा से ना आए। इन्हीं शब्दों के साथ आज चर्चा को विराम भी देते हैं, और मैं आपका भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे दोस्त में समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ, इस वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही संवाद इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं, इससे चैनल की अपडेट आपको समय से मिलते रहे। साथ ही का आग्रह और हमारे कमेंट बॉक्स में भी अपनी प्रतिक्रिया को अवश्य लिखें, जिससे हमें पता चले कि आपको हमारी चर्चा कैसी लग रही है। आपको सुझाव अगर देना चाहते हैं वो भी दीजिए, कि आपके सुझाव से हमारा मार्गदर्शन होता है। पुनः आग्रह कि हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे जो चैनल का लिंक है उसको भी सभी अपनों को जरूर शेयर करें। आप सभी का पुनः बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।